जय श्री राम। दोस्तों, चंद्रमा लगन के बाद कुंडली का सबसे महत्वपूर्ण ग्रह या यूँ कहें बिंदु है। चंद्रमा आपके मन को दर्शाता है, आपकी भावनाओं को दर्शाता है और इन दो वजह से ये भी दिखाता है कि आप ज़िंदगी में कहाँ सुकून पाएंगे, कहाँ संतुष्टि मिलेगी। एक इतना इम्पॉर्टेंट ग्रह को लेकर एक दुविधा रहती है कि ये बली कब होता है, ये निर्बल कब होता है। क्योंकि बाकी ग्रहों में क्या रहता है कि वो किस राशि में बैठे हैं इसके आधार पर डिसाइड कर लिया जाता है कि ये उच्च का है, ये नीच का है, ये शत्रु राशि में है, ये मित्र राशि में है। पर चंद्रमा के केस में एक और बल भी काम करता है जिसे पक्ष बल कहते हैं। अब कहना तो बहुत आसान है कि आपका चंद्रमा पूर्णिमा का है, आपका चंद्रमा पक्ष बली है या उच्च का है, लेकिन फलित करते वक्त इन दोनों बलों में कितना अंतर होता है और कैसे हमें उसे अप्लाई करना चाहिए, साथ ही साथ दिग्बल को कैसे इस्तेमाल किया जाता है। बहुत सिंपल वीडियो रखेंगे, इन तीनों विषयों के बारे में बात करेंगे कि कैसे उच्च बल से फलित निकाला जाता है, कैसे पक्ष बल से फलित निकाला जाता है और कैसे दिग्बल अपना काम करता है। तो और विलंब नहीं करते हैं, आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है। आरंभ करते हैं आज की यात्रा। दोस्तों, शुरू करते हैं पक्ष बल से। पक्ष बल होता क्या है, पहले जिन लोगों को इसके बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं है वहाँ से चालू करते हैं। देखिए, सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी परिक्रमा कर रही है, पृथ्वी के चारों तरफ चंद्र परिक्रमा कर रहा है। और आपने जूनियर क्लासेस में ये पढ़ा होगा कि चंद्रमा अपनी कलाएँ बदलता है, उसका साइज़ ग्रेजुअली कम होता है, ग्रेजुअली बढ़ता है, राइट। तो जब वो बढ़ रहा होता है उसका साइज़, चंद्रमा अमावस्या से पूर्णिमा की ओर जा रहा होता है, तो उसको हम शुक्ल पक्ष कहते हैं या वैक्सिंग मून कहते हैं। ये अच्छा माना जाता है क्योंकि चंद्रमा ग्रेजुअली अपनी ताकत, अपनी फुल पोटेंशियल अटेन करने जा रहा है, तो उसे पक्षबली चंद्र कहा जाता है। वही चंद्रमा जब पूर्णिमा से अमावस्या की ओर अग्रसर होता है तो हम कहते हैं धीरे 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 करके वो अपनी ताकत खो रहा है। ये कुछ उसी तरह है जैसे जीवन में हम बचपन से जवानी की ओर बढ़ते हुए इस उम्मीद के साथ बढ़ते हैं कि अभी हमारे पास समय है, अभी हम कुछ और कर सकते हैं, कुछ और कर सकते हैं। जब जवानी का बुढ़ापा आ रहा होता है तो ये होता है कि चलो जो होना था हो गया, अब बड़े संतुष्टि के साथ जितना है उसको संभाल के रखें। ज़रूरी नहीं हर एक पर ही अप्लाई हो, क्योंकि कई लोग बुढ़ापे में भी बहुत तरक्की करते हैं। वैसे ही कई लोग कृष्ण पक्ष में भी जब चंद्रमा धीरे धीरे कम हो रहा होता है तो तरक्की करते हैं। पर ये कैसे लगाया जाता है, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। तो पहली चीज़ ये, शुक्ल पक्ष कब है? जब अमावस्या से पूर्णिमा की ओर चंद्रमा जा रहा हो। कृष्ण पक्ष कब है? जब पूर्णिमा से अमावस्या की ओर चंद्रमा जा रहा हो। तो बहुत सिंपल सा है और समझ में आता है, लेकिन इसको लेके भी एक कन्फ्यूज़न रहती है। एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ कि मान लीजिए मेरा पूर्णिमा के अगले दिन का जन्म है, ठीक है। तो मैं प्रतिपदा के दिन यानी प्रथमा के दिन पैदा हुआ, पहला दिन जब चंद्रमा थोड़ी अपनी ताकत लूज कर चुका है, आप वहाँ पैदा हुए। और दूसरी तरफ एक और कुंडली है जिसमें अमावस्या से अगले दिन का जन्म है। अब वहाँ पर चंद्रमा बढ़ना स्टार्ट कर चुका है, जैसे वो पौधे को बोते हैं ना, बीज डालते हैं तो अंकुरित होना जिसे बोलते हैं, वो अभी अंकुरित ही हुआ है। और दूसरी तरफ पूर्णिमा को प्राप्त करके हल्का सा ढला है कृष्ण पक्ष प्रतिपदा का चंद्रमा। तो अगर सिर्फ किताबी बातें मैं करूं तो वहां पर क्या कहा गया है, शुक्ल पक्ष का चंद्रमा अच्छा है, कृष्ण पक्ष का खराब है। लेकिन अगर मैं अपने सामने उन दोनों परिस्थितियों को रखूं कि एक जगह चंद्रमा बहुत छोटा सा थोड़ा सा अपीयर होना स्टार्ट हो रहा है और एक जगह अपनी पूर्णता के ऑलमोस्ट पास का चंद्रमा है, तो ज़्यादा बली पूर्णिमा से अगले दिन का चंद्रमा होना चाहिए और होता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि केवल अपनी पत्रिका में कृष्ण पक्ष देखकर ये मत मान लीजिएगा कि आपका चंद्रमा कमज़ोर है। कृष्ण पक्ष में भी चंद्रमा बली हो सकता है और शुक्ल पक्ष देखकर भी ये बिल्कुल नहीं मान लीजिएगा कि आपका चंद्रमा बली ही है, क्योंकि शुक्ल पक्ष में भी कौन सी तिथि को आप पैदा हुए उसका इम्पैक्ट पड़ता है। मैं और इसको थोड़ा छोटा करूँ और जल्दी से बोलूँ तो जब पूर्णिमा से 5 दिन पहले और 5 दिन बाद या 7 दिन पहले 7 दिन बाद, तब तक आप मान सकते हैं कि चंद्रमा में बल है। आई रिपीट, जब पूर्णिमा आती है, पूर्णिमा से 7 दिन पहले, लगभग 7 दिन यानी अष्टमी नवमी का जब चंद्रमा होगा,
शुक्ल पक्ष की अष्टमी नवमी का जब चंद्रमा होगा तो आप कह सकते हैं कि चंद्र में थोड़ा बल है। और इसी प्रकार जब पूर्णिमा के बाद अगली सप्तमी तक अगर आप देखें कृष्ण पक्ष की, आप कहेंगे हाँ चंद्रमा यहाँ पर भी बली है। अब विषय पर आते हैं, भाई बली तो हो गया, हमने देख लिया हमारी कुंडली में पूर्णिमा का चंद्रमा है या त्रयोदशी का चंद्रमा है शुक्ल पक्ष की। अब इसका फलित क्या होगा? फलित ये है कि जब चंद्रमा में पक्ष बल आता है तो वो जिस जगह पर बैठा होता है उस जगह को पूरी तरह से उसको शोषित करता है। शोषित करने का मतलब है उसको एब्जॉर्ब करता है, उसके ट्रेट को एब्जॉर्ब करता है। तो अगर चंद्रमा किसी राशि में पूर्णिमा का बैठा है तो ये ध्यान दीजिए कि वो राशि कौन सी है। वो धनु है, वो सिंह है, वो मीन है, वो कुंभ है, वो वृषभ है, राशि कौन सी है। और वो राशि के गुणधर्म आप जातक में ज़्यादा देखेंगे। ठीक है, तो एक चीज़ ये कि जब चंद्रमा पक्ष बली होगा तो वो जिस भी राशि में बैठा है, जिस भी ग्रह के साथ बैठा है, उस ग्रह के, उस राशि के फल वो सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब कर पाएगा, जातक में आपको नज़र आएंगे। तो पक्ष बल होने का ये फ़ायदा है कि जिस भी राशि या भाव में ग्रह गया वहाँ से वो अपना पूर्ण प्रभाव ले पाएगा। अब अगर मैं इसको एक एग्जाम्पल से समझाऊं तो एक कुंडली अभी आपके सामने है, इसको ध्यान से देखिएगा। इस कुंडली में चंद्रमा छठे भाव में बैठा है, मीन राशि का बैठा है और सूर्य से 7वें घर में है, तो लगभग पूर्णिमा के पास का जन्म है। अब क्योंकि ये पूर्णिमा के पास का जन्म है तो हम कहेंगे चंद्रमा यहाँ पर ज़्यादा एब्जॉर्ब कर पाएगा ट्रेट। कौन से ट्रेट? जहाँ वो बैठा है उस भाव के, जिस राशि में वो बैठा है उस राशि के, और जिन ग्रहों से वो दृष्ट है उनके। अब अगर हम यहाँ पर ध्यान दें तो ये चंद्रमा गुरु की राशि में बैठा है, मीन राशि में बैठा है और छठे भाव में बैठा है। क्योंकि चंद्रमा गुरु की राशि में और शुक्र बुध से प्रभावित है तो इस व्यक्ति के नॉलेजेबल होने की संभावना बढ़ जाती है, इंटेलिजेंट होने की संभावना बढ़ जाती है। शुक्र बुध और चंद्र, या यूँ कहूँ कि शुक्र बुध और गुरु, जब तीनों ग्रहों का प्रभाव आपके चंद्रमा पर हो, वो भी पक्ष बली चंद्रमा पर हो, तो ऐसी स्थिति में एक तो आप ज़्यादा भावुक होते हैं, दूसरा आपको कला के क्षेत्र में उन्नति मिलने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि वीनस, मरकरी ये सब आर्टिस्टिक टेंडेंसी को इंडिकेट करते हैं एंड स्ट्रॉन्ग मून उसको अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाता है। ये जो पत्रिका आप देख रहे हैं ये पत्रिका है देवानंद साहब की। बताने की कोई ज़रूरत तो है नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊं तो कई सारी अच्छी फिल्में ये कर दे चुके हैं और जिस तरह की फिल्में ये बनाते थे इन्होंने उससे कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। लोगों ने पसंद की, ठीक है, नहीं की तो भी ठीक है, लेकिन ये बंदा अपनी तरह की फिल्में बनाता रहा। तो कहने का मतलब ये है कि जब चंद्रमा पक्ष बली हो तो उसका फ़ायदा उस राशि को मिलता है जिस राशि में वो बैठा हो। तो अगर मैं कहूँ वो मीन राशि में बैठे तो मीन राशि को फ़ायदा ज़्यादा मिलेगा। हाईली इंटेलिजेंट थे, अगर आप उनके बारे में पढ़ेंगे तो काफ़ी समझदार, काफ़ी पढ़े लिखे व्यक्ति थे। तो कहने का मतलब ये है कि चंद्रमा के पक्ष बल का फ़ायदा क्या, कि जहाँ आप बैठे हैं वहाँ के गुणधर्म को आप अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाएंगे, डिलीवर कर पाएंगे, नेटिव के ऊपर इसका इम्पैक्ट आएगा। पर क्या चंद्रमा जहाँ का स्वामी है उसको भी फ़ायदा पहुँचाएगा अगर ऐसी स्थिति में हो तो उत्तर है ये कोई इसकी गारंटी नहीं है कि कर्क राशि को भी फ़ायदा हो। इस पत्रिका में हो सकता है, क्योंकि इस पत्रिका में मीन राशि उसके मित्र की राशि है। किसके? गुरु के मित्र, चंद्रमा के मित्र की राशि है, क्षमा कीजिएगा। तो चंद्रमा जिस भाव का स्वामी है उसको भी फ़ायदा यहाँ मिल जाएगा। लेकिन हर बार पूर्णिमा का चंद्रमा होने पर ये मत कहिएगा कि भैया मेरी कर्क राशि जहाँ भी पड़ रही है उसको फ़ायदा हो जाएगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, क्या चंद्रमा पक्ष बली है तो जातक ज़्यादा भावुक होगा? ऐसा भी नहीं है। चंद्रमा के ट्रेट बढ़ने या ना बढ़ने ये निर्भर करता है वहाँ राशि कौन सी है। अब अगर मैं सिंह राशि में बैठा पूर्णिमा का चंद्रमा हो, उसको मंगल देखता हो और मैं कहूँ जातक बहुत सेंटिमेंटल होगा, इमोशनल होगा, पोलाइट होगा, तो ये मैं गलती कर रहा हूँ। मुझे ये देखना है कि वो सिंह राशि में बैठा है और सिंह राशि के ट्रेट एग्रेशन के हैं, तो नेटिव एग्रेसिव होने की संभावना बढ़ जाती है। मंगल जैसे ग्रह की दृष्टि है तो भी एग्रेसिव होने की जो टेंडेंसी है वो बढ़ जाती है। सेम केस फॉर कैप्रिकॉन मून। अगर आपका पूर्णिमा का चंद्रमा मकर में बैठा है, अब आप कह रहे हैं जी मेरा पक्ष बली चंद्रमा है, चंद्रमा तो बहुत अच्छा बैठा है, तो क्या उसके नेचुरल ट्रेट बढ़ा दूं?
तो हम ये कहेंगे कि नहीं, शनि की राशि में गया है, ग्रह देखने पड़ेंगे। अगर शनि मंगल जैसे ग्रह देख रहे हो तो हार्ड वर्किंग होगा, लेबोरियस होगा, ना कि भावुक और कला के प्रति संबंध रखने वाला। तो पक्ष बल, सिंपल सा नियम, जिस राशि में बैठा है उस राशि के गुणधर्म को अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाएगा, जिन ग्रहों के साथ संबंध बना रहा है उन ग्रहों के ट्रेट को अच्छे से डिलीवर कर पाएगा। डिलीवर करने का मतलब है नेटिव की पर्सनैलिटी में आपको ट्रेट नज़र आएंगे। अब आते हैं दूसरे बल के बारे में। देखिए, दूसरा बल है उच्च बल। उच्च बल राशि के ऊपर आधारित है। हम सब जानते हैं उच्च ग्रह कब होगा, जब एक पर्टिकुलर राशि में बैठा होगा। अब वृषभ राशि में चंद्रमा उच्च का होता है, ये हम सब जानते हैं। नहीं तो अभी जो नए छात्र हैं उनको बता दूं, वृषभ राशि टॉरस साइन में चंद्रमा उच्च का होता है। अब ऐसी परिस्थिति में अगर चंद्रमा उच्च का है तो क्या होगा? तो सबसे पहला फ़ायदा होगा, चंद्रमा जहाँ का स्वामी है उस घर को, यानी कर्क राशि 4 नंबर की राशि कुंडली के जिस भाव में लिखी है उस भाव को एडवांटेज देने का प्रयास करेगा एग्जॉल्टेड मून, उच्च का चंद्रमा, पहली चीज़। ठीक है, तो वो जहाँ भी बैठेगा तो आपने ये देखना है कि ये कहाँ विराजित है। जैसे मैं एक कुंडली अभी आपके सामने दिखा रहा हूँ, ये कुंडली है कर्क लगन की, और इसमें लग्नेश चंद्रमा एग्जॉल्टेड बैठा है 11वें भाव में। तो हम कहेंगे इस जातक या जातिका जिसकी भी कुंडली है उसको लाइफ में ग्रोथ मिलने के योग, उसके लगन के पुष्ट होने के योग अच्छे नज़र आते हैं। नाम कमा पाएगा, आत्मसम्मान कमा पाएगा, रिगार्ड मिलेगी सब सोसाइटी से, ये सब बोलेंगे। इस कुंडली में और भी बहुत सारे ग्रह हैं, जो मतलब बहुत सारे ऐसे योग है जिसके बारे में चर्चा की जा सकती है कि मल्टीपल प्लैनेट आर पोजिटेड इन इवन साइन। अधिकतर ग्रह सम राशि में है, कन्या का ये चार्ट है। इस तरह से हम इसे देखें तो पोलाइटनेस होगी, बिहेवियर में आप कह सकते हैं माइल्ड पर्सनैलिटी होगी, वो सब अपनी जगह है, लेकिन नाम कमाने की संभावना बढ़ जाती है क्योंकि लग्नेश उच्च का है। ठीक है, तो जिस घर का स्वामी एग्जॉल्टेड होगा या जिस घर जब भी चंद्रमा उच्च का होगा तो कर्क राशि कहाँ लिखी है उसको सबसे पहला फायदा होगा। अब इस पर आपका सवाल आ सकता है कि साहब मेरी कुंडली में तो चंद्रमा उच्च का भी नहीं है, मेरी कुंडली में तो चंद्रमा पूर्णिमा का भी नहीं है। तो पहली बात, पक्ष बल मैंने समझा दिया है, ज़रूरी नहीं कि पूर्णिमा हो। मैंने जानबूझ के ऐसे केसेस लिए जहाँ पर एक्सट्रीम रिजल्ट देखने को मिले। तो अगर पूर्णिमा के आसपास का भी है तो भी उस राशि के गुणधर्म आप में आएंगे, उस भाव के गुणधर्म आप में आएंगे। दूसरी चीज़, अगर आपका उच्च का चंद्रमा नहीं है लेकिन मित्र राशि का है तो भी कर्क राशि को फ़ायदा होगा, यानी कर्क राशि कुंडली के जिस घर में पड़ेगी या आए बैठी होगी तो वहाँ पर आप देखेंगे कि उसका एडवांटेज नेटिव को मिलेगा। अब एग्जाम्पल के लिए ये चार्ट देखिए, ये एक कर्क लगन की पत्रिका है, इसमें चंद्रमा उच्च का नहीं है, वो मीन राशि का है, लेकिन मीन राशि भी उसके मित्र की राशि है। मित्र राशि में जाके वो सूर्य के एकदम सामने घर में आया तो पूर्णिमा के पास का चंद्रमा हुआ। इस आधार पर ये पक्ष बली चंद्रमा नवम भाव में मीन राशि में स्थित है। अगर मैं नवम भाव और मीन राशि को जोड़ता हूँ तो मेरे सामने जो इमेज आती है वो आती है धर्म, एथिक्स और बृहस्पति की, कि बृहस्पति का जो ट्रेट है वो जातिका में ज़्यादा होने चाहिए। अब क्योंकि ये कर्क राशि है, कर्क राशि लगन में लिखी है और उसका लॉर्ड मित्र राशि का बैठा है, तो ये लगन को भी फायदा देगा। कहना पड़ेगा हमें कि भैया ये जातक या जातिका नाम कमाने के योग बनाते हैं, इसके ओवरऑल हेल्थ अच्छी रहेगी और लाइफ में आप कह सकते हैं जो चाहती है वो प्राप्त कर पाएगी, वगैरह वगैरह। अब ये पत्रिका है हेमा मालिनी जी की। हेमा मालिनी जी के केस में अगर आप देखें तो उनकी जो छवि बनी हुई है, अपार्ट फ्रॉम हर करियर, जो भगवान कृष्ण की भक्ति में वो लीन है, वो काफ़ी लोगों को पता है। कहीं पर भी बड़ा इवेंट होता है तो उन्हें इनवाइट किया जाता है, वहाँ वो अपना नृत्य के द्वारा भक्ति अपनी प्रस्तुत करती हैं। तो यानी कि नवम भाव या गुरु वाले ट्रेट, फेस देखकर बंदा कहे कि जुपिटेरियन ट्रेट जातिका में ज़्यादा होंगे, उसके योग बनते हैं, बिकॉज पक्ष बली मून इज़ पोजिटेड इन जुपिटर साइन। अब उसी तरह हमने उसका देखा कि भाई लग्नाधिपति भी है, तो इसलिए लगन को भी एक एडिशनल एडवांटेज यहाँ पर देखने को मिलेगी। अब क्या हो यदि चंद्रमा उच्च का भी हो, पक्ष बली भी हो, पर पीड़ित हो? एक बड़ा यूनिक चार्ट मैं आपके सामने रखता हूँ। ये पत्रिका मेरे पास आई थी काफ़ी साल पहले। इस पत्रिका में
उच्च का चंद्रमा है टॉरस साइन, आपको दिख रहा होगा पंचम भाव में है, वहाँ पर उच्च का चंद्रमा बैठा हुआ है अलॉन्ग विद राहु। सूर्य वहाँ से 7वें घर में है, यानी पूर्णिमा के पास का जन्म होने वाला है। तो पूर्णिमा के पास का चंद्रमा, एग्जॉल्टेड मून, बट विद राहु। इस पत्रिका में सबसे पहले उच्च का चंद्रमा है तो कहाँ फ़ायदा होना चाहिए? तो जहाँ कर्क राशि लिखी है वहाँ फ़ायदा होना चाहिए। तो कर्क राशि लिखी है सप्तम भाव में, तो सप्तम को फ़ायदा मिलना चाहिए 7th हाउस का लॉर्ड होकर, क्योंकि वो एग्जॉल्टेड होकर 5th में बैठा है। साथ ही साथ क्योंकि वो पूर्णिमा का चंद्रमा है तो वो टॉरस के ट्रेट उस जातिका में ज़्यादा आने चाहिए। वृषभ राशि भोग की राशि है, वृषभ राशि पैसे की राशि है, वृषभ राशि हर तरह के इंजॉयमेंट की राशि है, ये भी ठीक है। लेकिन परेशानी यहाँ पर यह है कि ये मून राहु के साथ एसोसिएटेड है, या यूँ कहूँ कि इस कुंडली में चंद्रमा शुक्र की राशि में राहु के साथ बैठा है। जिस जातिका का आप चार्ट देख रहे हैं, ये जातिका जब पढ़ाई कर रही थी तो अपने ही एक अध्यापक से इन्हें प्रेम हुआ। वो घर पढ़ाने आते थे और ये उनके प्रति आसक्ति इनकी बढ़ी। जो गुरु भी थे उनकी भी आसक्ति इस कन्या में बढ़ी और इन दोनों ने विवाह कर लिया घर से भागकर। एक बड़े सभ्य परिवार, संप्रांत परिवार की बच्ची, जिसके फाइनेंशियली वेल ऑफ थी, सब कुछ अच्छा था, लेकिन एक बहुत ही निम्न वर्गीय व्यक्ति के साथ, जो आर्थिक रूप से निम्न वर्ग का था, के साथ विवाह किया। और जैसे मैंने कहा, घर से भागकर, रिजिड होकर, पेरेंट्स से लड़कर इसने उस ज़िंदगी को चुना। यहाँ पर ये चंद्रमा उच्च का और पूर्णिमा का होकर राहु के साथ होना नुकसानदायक रहा, फ़ायदेमंद नहीं। तो अगर हम तोड़ते हैं ना प्रेडिक्शन, कहने का मतलब है जब भी कोई फलित करें तो उसे तोड़ तोड़ कर करें, ब्रेक करके करें, तो हमें रिजल्ट बड़ा अच्छा मिलता है। हमें ये समझ में आया क्यों सप्तमेश उच्च का बैठा था, क्योंकि उसकी लाइफ में 7th हाउस की इम्पोर्टेंस उसने अपनी लाइफ में बढ़ा ली और वो राहु के साथ, ये एक परेशानी। दूसरा, वृषभ राशि जो शुक्र की राशि है उसमें राहु के साथ होना, तो भोग में प्रवृत्ति बढ़ गई। इन दो कारणों से ये एग्जॉल्टेड मून भी यहाँ पर किसी काम का नहीं था, पक्ष बली होकर भी कोई खास फायदा नहीं दे पाया। जातिका उसी व्यक्ति के साथ अपना जीवन यापन कर रही है, लेकिन फिर भी ये योग इस कुंडली में परेशानी बढ़ाने वाला है। तो जब भी पूर्णिमा का चंद्रमा हो और पाप ग्रहों से प्रभावित हो, राशि भी कुछ ऐसी हो, उन दोनों के कॉमन ट्रेट निकालिए, क्लाइंट को बोलिए आपको ये दिक्कत आएगी, आप देखेंगे आपकी बात गलत नहीं होगी। जैसे शुक्र की राशि में राहु के साथ बैठना, मंगल की राशि में शनि के साथ बैठना, तो मेहनती बना देगा, हार्ड वर्किंग हो आप ना दूसरे की सुनते नहीं, आप अपने हिसाब से काम करना पसंद करते हो, राइट। आप अगर इसको दूसरे तरीके से देखें कि अगर उच्च का चंद्रमा या बुध की राशि में चंद्रमा हो पूर्णिमा का और शुक्र के साथ हो, तो हम कहेंगे उसकी कम्युनिकेशन स्किल, उसकी आर्टिस्टिक टेंडेंसी, ये सारी चीज़ें उसमें ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो पक्ष बल का फ़ायदा किसे होता है? उस राशि को जहाँ चंद्रमा बैठा है, उन ग्रहों को जो चंद्रमा के साथ बैठे हैं। उच्च बल का फ़ायदा या मित्र राशि का होने का फ़ायदा कहाँ होता है? जहाँ चंद्रमा की राशि हो, वहाँ से आप देखिए वो कौन सा भाव इंडिकेट कर रहा है, उसको फ़ायदा पहुँचेगा। यहाँ पर एक बात और कि अगर चंद्रमा उच्च का होगा तो क्या उसके नैसर्गिक कारकत्व में भी वृद्धि होगी? तो उत्तर है बिल्कुल होगी। जब हमने पक्ष बली चंद्रमा की बात कही थी तो मैंने कहा था इट इज़ नॉट नेसेसरी कि अगर आपका चंद्रमा पक्ष बली है तो वो मून के ट्रेट आप में दिखाए, लेकिन अगर वो एग्जॉल्टेड है या मित्र क्षेत्रीय है तो जिस राशि में वो है उस तरह के भावनाएं, भावुकता आप में ज़्यादा रहेगी। ठीक है, जैसे कर्क में बैठना, मीन में बैठना, वृषभ में बैठना, तो जो राशि है उसमें आपकी जो ट्रेट्स हैं, मून के ट्रेट जो हैं, वो जातक या जातिका में ज़्यादा देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं दिग्बल के बारे में भी कि अगर चंद्रमा दिग्बली है, 4th हाउस में है, तो क्या होगा। क्या उसके नैसर्गिक कारकत्व बढ़ जाएंगे? क्या वो कर्क राशि जहाँ है उसको फ़ायदा हो जाएगा? अब अगर हम इसको समझने का थोड़ा प्रयास करते हैं, देखिए दिग्बल का अर्थ है उस हाउस में बैठकर उस प्लैनेट के ट्रेट आपको ज़्यादा मिले। अगर चंद्रमा किसी के चौथे में है या शुक्र किसी के चौथे में है तो भोग में लिप्त होने की संभावना, ज़िंदगी में एंजॉय करने की संभावना, आनंद लेने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है,
पर इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं कि वो चंद्रमा जिस घर का मालिक है उस घर को फ़ायदा पहुंचाए। आई रिपीट, मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि अगर मान लीजिए मेरा तुला लगन है और तुला लगन में मेरे 10वें घर में कर्क राशि आती है। अब अगर मेरा चंद्रमा मकर में बैठा हुआ है, एक एग्जांपल लेते हैं, तो अपने घर को देख रहा है, इस वजह से तो कार्य क्षेत्र को कुछ फ़ायदा आप कह सकते हो कि मिल रहा होगा, लेकिन क्योंकि दिग्बलीय इसलिए फ़ायदा मिल रहा होगा, तो ये लाइन बिल्कुल गलत है। एग्जाम्पल के लिए वृश्चिक लगन ले लेते हैं। वृश्चिक लगन आपका है, आपके नवम भाव में कर्क राशि है, राइट, और उसके बाद चंद्रमा आपका बैठा हुआ है चौथे घर में कुंभ राशि में। अब आप कहें जी मेरा तो दिग्बली भाग्येश है, भाग्य का स्वामी 9th लॉर्ड मेरा तो दिग्बली डायरेक्शनल स्ट्रेंथ के साथ बैठा है, तो ऐसे में हम बोलेंगे नहीं महाराज, इसका कोई फ़ायदा आपके 9th हाउस को नहीं मिलने वाला, बल्कि नुकसान है, क्योंकि नवम का स्वामी अपने से अष्टम गया है। आपके चौथे में ज़रूर है, लेकिन अपने से अष्टम गया है, तो पिता के लिए कोई खास शुभ नहीं होगा। भाग्य के लिए फिर भी ठीक हो सकता है, पर पिता के लिए कोई खास फ़ायदेमंद ये नहीं होगा। मेरा कहने का मतलब है कि दिग्बली होने से ये मत सोच लीजिएगा कि उस भाव को फ़ायदा हो जाएगा जिसका वो स्वामी है, नहीं। उस नेचुरल ट्रेट को उसको फ़ायदा होगा वो भी नहीं देखता, बस व्यक्ति में वो गुणधर्म थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलता है। जैसे एक एग्जाम्पल के लिए ये चार्ट मैं अभी आपके सामने रख रहा हूँ, सिंह लगन की पत्रिका है। 12वें का स्वामी चंद्रमा बनता है, चौथे भाव में है, नीच का है, गुरु के साथ है। गुरु इस कुंडली में अगर वैसे आप देखें तो 5th लॉर्ड भी बनता है, पंचम अधिपति है। पंचमेश के साथ किसी ग्रह का संबंध अच्छा माना जाता है, पर हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि यही गुरु यहाँ पर 8th लॉर्ड भी है। तो मैं कहूँ कि 8वें और 12वें दोनों के स्वामी मिलकर चौथे में बैठे। मेरी बात आप समझ रहे होंगे कि सिंह लगन में 8वें और 12वें का स्वामी दोनों मिलकर चौथे में बैठे हैं। क्या चंद्रमा यहाँ दिग्बली है? तो उत्तर है हाँ, बिल्कुल चंद्रमा दिग्बली है। इसके अलावा चौथे के स्वामी को देखें तो वो द्वादश में गया, राशि परिवर्तन है चौथे का और 12वें का। ये राशि परिवर्तन नो डाउट लाभ देगा चौथे के ओवरऑल सिग्निफिकेशन अटेन करने में, पर ये माँ के लिए शुभ नहीं है। मैं दोबारा दोहराऊं, देखिए चंद्रमा यहाँ पर पक्ष बल के आधार पर देखेंगे तो मीडियोकर बली है, कोई ऐसा खास बल इसमें नहीं दिखता। तो वो एब्जॉर्ब क्या करेगा क्या नहीं करेगा, और यहाँ पर तो बैठा भी वृश्चिक में है, तो गुणधर्म भी वृश्चिक के ही लेने थे उसने। तो यहाँ पर तो गुरु के साथ होने की वजह से आप कह सकते हैं व्यक्ति धार्मिक होने के योग, आध्यात्मिक होने के योग बढ़ जाते अगर गुरु चंद्रमा के योग को ही देखे खाली, जो कि वृश्चिक में बन रहा है। पर चौथे का स्वामी 12वें में नीच का, 12वें का स्वामी चौथे में नीच का एंड एसोसिएटेड विद 8th लॉर्ड ऑल्सो, जो कि गुरु बनता है। इस कॉम्बिनेशन में मैं अगर आपको एक चीज़ और कहूँ कि जब ऐसा योग बनता है तो हमारा ध्यान जाता है कि भाई कोई मारक भाव, क्योंकि माता के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि माँ का कारक भी और माँ का स्वामी भी दोनों डेबिलिटेटेड है, दोनों का संबंध 8th लॉर्ड से है। मेरी बात आप समझ रहे हैं? देखिए चौथे घर में भी 8th लॉर्ड बैठा है, चौथे के मालिक को भी 8th लॉर्ड देखता है, और कारक भी नीच का है और माँ का स्वामी भी नीच का है। ऐसे में हम देखते हैं भाई माता के लिए जो मारक भाव आधिपति हैं, क्या उनका कोई संबंध माँ के लगन से तो नहीं बन रहा। माँ के लिए मारक कहाँ से देखते हैं? मारक भाव होते हैं 2रा 7वां। तो अगर मैं चौथे घर पे उंगली रखूँ और वहाँ से दूसरा घर गिनूँ तो उसका स्वामी बृहस्पति स्वयं बनता है। तो यानी माँ का एक मारक भाव का अधिपति वहीं बैठा है। ये जातक ने अपनी माता को खो दिया था जब ये लगभग 24 साल के थे। 24 साल की आयु में इनकी माता का देहावसान हुआ। अब हम कहें कि चंद्रमा दिग्बली था, माँ क्यों गई? चंद्रमा के साथ गज केसरी योग बन रहा था, तो माता के साथ इस तरह का अनिष्ट क्यों हुआ? तो यहाँ पर मैं आपको वही बताना चाहूँगा कि देखिए जो भाव में बैठने पर दिग्बल मिलता है वो उस ग्रह के कारकत्व आप में बढ़ा देता है, आपको इमोशनल बना देता है, लेकिन इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि वहाँ से जो जीव कारक को आप देखते हैं वो फ़ायदा उसको पहुँचेगा। बल्कि आपने तो ये भी सुना होगा कि कार को भावनाशय जैसा प्रिंसिपल आपने अगर पढ़ा है, तो चंद्रमा माँ का कारक होकर चौथे में ही अगर पिट रहा है या पाप प्रभाव में आ रहा है तो ये माँ के लिए ऑलरेडी ख़राब था। तो कुल मिलाकर अगर मैं इसको समअप करूं कि 3 बल हमारे पास है, उच्च बल, पक्ष बल और दिग्बल। उच्च बल का फ़ायदा कर्क राशि को मिलता है। कोई भी ग्रह उच्च का हो तो वो अपने
जिस राशि का अधिपति होता है उसको फ़ायदा पहुंचाता है, ये एक बात। दूसरा जो मैंने अभी आपसे शेयर किया कि पक्ष बल है तो जिस राशि में बैठा है, जिन ग्रहों से दृष्ट है, उसके ट्रेट नेगेटिव में देखने को मिलते हैं, ये दूसरी बात। और तीसरे नंबर पर मैंने कहा कि अगर पत्रिका में चंद्रमा दिग्बली है तो इसका फ़ायदा आपके व्यवहार में चंद्रमा के गुणधर्म बढ़ जाएंगे, इतना रहेगा। पर इसका ये मतलब नहीं है चंद्रमा जहाँ का स्वामी है उसको फ़ायदा हो जाएगा, चंद्रमा जिस चीज़ का जीव कारक है उसको फ़ायदा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तो इन तीनों बल में अंतर करना आपको आना चाहिए। एक मेरा प्रश्न है आपसे, इसका ज़रूर उत्तर दीजिएगा। अगर मेरा चंद्रमा नीच का और क्रूर ग्रहों से प्रभावित हो तो क्या बेहतर है उसका पूर्णिमा के पास का होना, या अच्छा है अगर वो अमावस्या के पास का हो? और इन दोनों का फलित विस्तार से बताइएगा कि आप इसको कैसे देखते हैं। मैं दोबारा दोहराता हूँ, चंद्रमा यदि पीड़ित है, नीच का है और पाप ग्रहों के साथ है, पीड़ित है, तो आप क्या चाहेंगे कि वो शुक्ल पक्ष का हो या कृष्ण पक्ष का? और उसका कारण भी बताइएगा, क्योंकि ये दोनों पक्ष को जस्टिफाई किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि एक ही सही होगा दूसरा गलत होगा, वो देखने का नज़रिया बताएगा कि इसमें क्या पॉजिटिव साइड है, क्या नेगेटिव साइड है। ज़रूर बताइएगा जिससे लोगों को और सीखने का मौका मिले। आशा करता हूँ ये 3 अलग अलग बलों को आप समझे हों। अब पत्रिका पे आप अप्लाई करिएगा और बताइएगा ज़रूर कि आपने इस बल को कैसे अपनी कुंडली पर फलीभूत होते देखा। अभी के लिए इतना ही रखते हैं, अपना ध्यान रखिए। यदि आप इस चैनल पर नए और पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो इस तरह के और वीडियो आपको इस चैनल पर बहुत मिलेंगे सीखने के लिए, ज्योतिष सीखने के पर्पज़ से। तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार मिलते हैं। जय श्री राम।